तो जो है फ्रांस में राजनीतिक उथल पुथल का फायदे नेपोलियन ने उठाया और वह फ्रांस का अध्यक्ष बन गया। जो नेपाल में जो फ्रांस में जो क्रांति हुआ ना, तो क्रांति में एक नेपोलियन था जो उसका बहुत बड़ा फायदा लिया। तो आप लोग जो है अगला पॉइंट आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? जो है फ्रांस में राजनीतिक उथल पुथल का फायदे नेपोलियन ने उठाया और वह फ्रांस का अध्यक्ष बन गया। लिखिए जल्दी जल्दी से। वहां पर जब क्रांति हुई तो एक नेपोलियन था, अब नेपोलियन ने उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया और लोगों को अपने राजनीतिक आधार पर लोगों को अपने से सिंपैथिक जोड़ा, यानी कि लगा कि ये जो नेपोलियन है फ्रांस के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। तो वैसे जो लोगों को समझाकर अपने आप अध्यक्ष बन गया वहां पर। अब देखिए, सबसे पहले जो है परीक्षा में पूछा जाता है नेपोलियन के बारे में कि नेपोलियन कौन था, ऐसे पूछा जाता है। तो आप लोग जो है नेपोलियन समझ लीजिए। नेपोलियन तो नेपोलियन का काम क्या था कि 1804 में एक जो है 1804 में नागरिक संहिता, जो नेपोलियन था वहां की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए 1804 में एक जो है नागरिक संहिता प्रस्तुत किया। और ये नागरिक संहिता क्या था? तो जैसे भारत की संविधान होता है ना, भारत को चलाने के लिए घोषणा पत्र है, लिखित दस्तावेज है कि कैसे कैसे चलाना है। तो उसी प्रकार से जो है नेपोलियन ने 1804 में एक नागरिक संहिता का प्रस्तुत किया। इसमें क्या चीज दिया हुआ था? तो इसमें लोगों के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया था नागरिक संहिता में। तब पूछा जाता है कि नागरिक संहिता जो है कब आया? तो फ्रांस में नागरिक संहिता कब आया? 1804 में आया। किसने लाया? तो नेपोलियन ने लाया था। समझ में आ गया नागरिक संहिता क्या है? तो नागरिक संहिता जो है एक प्रकार का माने कानून व्यवस्था था। उस कानून व्यवस्था के क्या मतलब थे कि लोगों जो भी फ्रांस में थे तो पहले राजतंत्र था, राजतंत्र हटा तो अभी जो है लोकतंत्र जैसा शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। तो लोगों को समान अधिकार कैसे दिया जाए, लोगों को समान कानून के समक्ष कैसे रखा जाए और समान नाप तोल कैसे रखा जाए, तो वो एक लिखित रूप से होना चाहिए। ये सब के खाली कह देने से नहीं होगा। तो वहां पर जो है ये लिखित समझौते एक दस्तावेज बनाया गया, उसी का नाम दिया गया नागरिक संहिता। किसने बनाया? तो नेपोलियन ने बनाया। पूछा जाएगा नेपोलियन कहाँ के था? तो फ्रांस के था। समझ में आ गया सब लोगों को? अब देखिए आगे जो है नेपोलियन संहिता का जो प्रभाव रहा कब से कब तक रहा? तो नेपोलियन संहिता का जो प्रभाव है आपको लिख लेना है 1799 नेपोलियन, ऐसे जैसे लिख रहा है बोर्ड पे वैसे ही उतार लेना। नेपोलियन का संहिता 1815 वाटरलू लड़ाई तक लिखिए। देखिए जो नागरिक संहिता था तो ये ऐसे तो पूर्ण रूप से लागू का हुआ 1804 में, लेकिन इसका प्रभाव जो है ये नागरिक संहिता का
1799 से लेकर के 1815 तक रहा। 1815 के बाद इसका जो महत्व है ये समाप्त हो गया नागरिक संहिता का। अब कैसे समाप्त हो गया उसके विषय में हम लोग समझेंगे। नागरिक संहिता, इसके विषय में दो चार बातें जो है आप लोग समझ लीजिए कि आखिर क्या था। ऐसे तो हम बता दिए मौखिक रूप से, लिखित रूप से पैसे जैसे परीक्षा में पूछेगा कि नागरिक संहिता क्या है, इसके कुछ बिंदुओं की चर्चा करें। ऐसे क्वेश्चन इतिहास में दिया हुआ रहता है कि नागरिक संहिता क्या है, इसके कुछ बिंदुओं का वर्णन करें। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि नागरिक संहिता क्या है। पहला है इसमें कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। जैसे होता क्या था, बहुत माने पहले जब राजतंत्र था तो कुछ लोगों का विशेष अधिकार था जन्म के आधार पर। जैसे पंडित है तब पंडित के बेटा तो पंडित होगा ना, तो उन लोगों को कम टैक्स देना पड़ता था। बहुत प्रकार के टैक्स से उन लोगों को छुटकारा रहता था। कोई बहुत बड़ा धनी है तो उन लोगों को जो है दूसरे दृष्टि से देखा जाता था। गरीब के लोगों को दूसरे प्रकार से देखा जाता था। उन लोगों को दूसरे प्रकार से जो है शासन किया जाता था। तो ये जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार था, उस अधिकार को क्या कर दिया गया नागरिक संहिता के द्वारा समाप्त कर दिया कि सब लोग अब कानून के समक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। आप पंडित होइए चाहे आप जो भी कैटेगरी का होइए, छोट होइए या बड़ होइए, कुछ उससे मतलब नहीं है। नागरिक संहिता जब आया तो सबके लिए समान अधिकार कर दिया गया। जो विशेष अधिकार थे उस अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया नागरिक संहिता के बाद। और इसका क्या था, कानून के समक्ष सभी को बराबर किया गया। कानून के समक्ष सभी को बराबरी मिली। कैसा भी व्यक्ति हो, जो उस सभी व्यक्तियों को जो है कानून के समक्ष बराबरी मिला कि जो है वोट जैसे देना है तो वोट देना है तो सभी लोग दे सकते हैं, गरीब दे सकते हैं, अमीर दे सकते हैं, जो भी सब लोग दे सकते हैं। लेकिन जो स्टेट जनरल का चुनाव होता था पहले ना, तो स्टेट जनरल के चुनाव में होता क्या था कि उसमें चुनाव तो होता था लेकिन केवल कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग ये सब जो है वोट देते थे। जो गरीब किसान थे वे लोग वोट देने से वंचित रह जाते थे। लेकिन जब नागरिक संहिता आया तो सबको जो है कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार मिल गया, तो सब लोग जो है वोट दे सकते थे जब नागरिक संहिता आया तब। अब जो है संपत्ति के आधार को इसमें एक है संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार का सुरक्षित बनाया। संपत्ति के जो अधिकार थे उसको सुरक्षित बनाया। यानी संपत्ति का अधिकार ना उस सरकार के पास नहीं हुआ, संपत्ति का अधिकार जिसका संपत्ति है उसी को छोड़ दिया गया। अभी भारत में संपत्ति का अधिकार है कि नहीं, तो भारत में जो है संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया है। अब आपको नहीं, ये नहीं है कि आपकी जो संपत्ति है उस पर सरकार का अधिकार नहीं है। पूरा अधिकार आपके संपत्ति पर सरकार का होता है। आपका जो है जैसे कि कोई भी संपत्ति, जैसे आपका बैंक में पैसा रखा हुआ है 10 लाख रुपए ना, तो वो पैसा के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता है। वो आपका नहीं है बल्कि सरकार का है, और सरकार उस पर टैक्स लेती है और आप उसका उपयोग करते हैं। जैसे आपके 10 एकड़ जमीन है, तो जमीन है तो 10 बाप दादा का उस जो जमीन होता है, लेकिन फिर भी आपको उसका क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, कर देना पड़ता है ना। तो किस लिए, क्योंकि वो सरकार का सब संपत्ति है। सरकार के संपत्ति को हम लोग उपयोग करते हैं, इसलिए हम लोग भाड़ा देते हैं, कुल मिलाकर के टैक्स देते हैं।
तो भारत में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन जब उस समय फ्रांस में क्रांति हुई थी तो उस संपत्ति को सुरक्षित रखा गया था, समाप्त नहीं किया गया था। जिसका जितना संपत्ति है उसी का था। उस समय जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तब नागरिक संहिता आया था, तब भी जो है संपत्ति ही था। अगला जो है इसमें क्या था, प्रशासनिक विभाजन स्वतंत्र बनाया गया। प्रशासनिक विभाजनों को स्वतंत्र बनाया। जो प्रशासनिक विभाजन थी उसे स्वतंत्र बना दिया गया। प्रशासनिक विभाजन, प्रशासन का मतलब होता है जो कानून को चलाता है उसको प्रशासन कहते हैं। जैसे देखिए अभी हमारे क्षेत्र में पुलिस वाला आ जाता है, थाना प्रभारी आ जाते हैं, तो वो सब क्या है, प्रशासन है। वो लोग कानून व्यवस्था को धरातल पर लागू किए रहते हैं। तो अगर पुलिस प्रशासन पर कोई बाहरी दबाव हो तो वे कानून को जारी रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, भ्रष्टाचार हो जाएगा। तो इसलिए जो है उस समय जो प्रशासनिक था, प्रशासनिक क्षेत्र, उसको प्रशासनिक विभाजन को स्वतंत्र बनाया गया कि उस पर कोई बाहरी दबाव ना पड़े। जैसे मान लो कि अभी नेता मंत्री बनते हैं ना, तो वे क्या कर देंगे, दरोगा के फोन करके कह देंगे कि हाँ उसका केस तनी फाइल कर दो, तो उसको अंदर डाल दो। तो ये क्या हुआ, स्वतंत्रता छीन ली गई। जो कानूनी प्रशासक है, यानी कहने का मतलब थाना प्रभारी या जिला में जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी हो, अगर उस पर अलग से जो है फोन कर करके उसको बताने लगे तो उसकी स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उस समय जो है स्वतंत्र बनाया गया, अभी भी स्वतंत्र है। प्रशासनिक क्षेत्र जो है अभी स्वतंत्र होता है, किसी के दबाव में काम नहीं करता है। अगला चीज देखिए, समानती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। ये भी लिखिए, समानती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। समानती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। अगला क्या है, किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क को खत्म कर दिया गया। देखिए, समानती व्यवस्था खत्म कर देगा। समानती व्यवस्था मतलब वो जो सीमा शुल्क आयात निर्यात वाला जो व्यवस्था थी उसे तो समाप्त कर दिया गया। एक और बदलाव किया गया जब वहां पर क्रांति हुआ तो क्या हुआ कि किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क को खत्म कर दिया गया। जैसे किसान किसी के पहले क्या होते थे, किसान और जमींदार दो प्रकार के लोग होते थे। तो जमीन किसी एक का होता था, अब किसानों पर जाके खेती करते थे। ठीक है, जैसे अभी भी आप देखते हो ना, बटैया उटैया लोग खेती करते हैं, तो जेकर जमीन होता है वो जमींदार और जो खेती करता है वो किसान। तब पहले, अभी तो लगभग सब का तनी मनी जमीन होता है, लेकिन पहले हुआ क्या करता था कि एक जमींदार होता था, वो सबको थोड़ा थोड़ा जमीन देता था खेती करने के लिए। तो खेती करने के लिए देते थे तो उसको भूदासत्व कहते हैं। जो है कि जो वो कहेगा वही आपको उगाना है उसके खेत में। आपको वो जितना देगा उतना ही में आपको संतुष्ट रहना है। यानी एक प्रकार के जो है जमीन से संबंधित गुलाम बना करके रखा गया था पहले जब राजतंत्र था तब। तो जो भूदासत्व है उसको समाप्त कर दिया गया, और जो उन लोग को खेती के बदले पैसा देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, वो टैक्स को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर देगा। यानी कि जमीन का बंटवारा कर दिया गया कुल मिला के। जब फ्रांस में क्रांति हुई तब भारत में ऐसे था कि नहीं, जमींदारी प्रथा था कि नहीं? तो भारत में भी, भारत की आज़ादी में पढ़ेगा तो भारत में भी जमींदारी प्रथा था। भारत के लोग, जो किसान के पास जमीन नहीं हुआ करता था, एक क्या होते थे जमींदार, गांव के पूरा मालिक होता था, सब खेत उसके नाम से होता था। अब उसके खेत में लोग काम करते थे, तो काम करते थे तो उसको जो है उसको
टैक्स के रूप में या तो जो पैदा हुआ वो देना पड़ता था या फिर कुछ पैसा देना पड़ता था। अब देखिए और क्या बदलाव किया गया, यातायात और आवागमन में सुधार किया गया। यातायात तथा आवागमन में सुधार किया गया। आवागमन में सुधार किया गया, यातायात तथा आवागमन में सुधार किया गया। जो आने जाने की व्यवस्था था, आवागमन यातायात का मतलब समझते हो ना, आने जाने की सुविधा। तो आने जाने की सुविधा जो होता है उस सुविधा को बदला गया, उस सुविधा जो है बढ़िया लाया गया कि अब जो आने में किसी को परेशानी न हो। जैसे मान लो कि कोई किसाने है तो किसान को कोई सामान एक बाजार से दूसरा बाजार ले जाके बेचना है, तो उसके लिए आने जाने की व्यवस्था चाहिए ना। तो वो व्यवस्था के लिए जो है बहुत सारे सुधार किया गया कि कैसे किसानों को या कोई नागरिक को जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने में आसानी हो, तो उसके लिए व्यवस्था किया गया, आवागमन का वाहनों का व्यवस्था किया गया। और लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की प्रशासनिक शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। अब जो इसकी जो था नागरिक संहिता का जो उल्लेख था, यानी यही सारे पॉइंटों को आपको लिखना है। जैसे आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि नागरिक संहिता क्या है, इसके कुछ बिंदुओं का वर्णन करें, तो आपको ये जितना पॉइंट लिखे है ना उस पॉइंट को आपको लिख देना होगा परीक्षा में। अब जो है इससे अब जो ई क्वेश्चन से अलग दूसरा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या है अलग? लिखना है, लेकिन जीते हुए इलाके में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी। लिख लिए सभी लोग। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। यानी जब जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो बोला जाता है कि जब फ्रांसीसी क्रांति के शासन के प्रति मिलीजुली क्रिया कहने का मतलब जो वहाँ के लोग थे, तो फ्रांस में जो क्रांति के बाद में शासन व्यवस्था स्थापित हुआ तो लोग बहुत खुश थे, माने जो शासन था उससे संतुष्ट है कि ऐसा ही शासन पहले होना चाहिए था। समझ में आ रहा है कि जब क्रांति हुआ तो क्रांति के बाद जो शासन व्यवस्था स्थापित हुआ फ्रांस में, तो वहाँ के जो लोग थे उस शासन व्यवस्था से माने खुश थे। समझ में आ गया सब लोगों को कि वो जो क्रांति हुआ तो उसके बाद खुश थे, ऐसा नहीं कि दिक्कत था। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे अब कल कि जो नेपोलियन शासन की सीमाएं थी तो क्या क्या था। जैसे इतना बढ़िया व्यवस्था भी किया लेकिन कुछ गलत खराब भी काम होता है ना। आप देखिए कोई भी काम होगा तो उसमें कुछ बढ़िया होता है तो कुछ खराब होता है, सबके लिए बढ़िया नहीं होता और सबके लिए खराब नहीं होता। तो जो नेपोलियन का शासन था तो उसमें कुछ कमियां भी थी, उसकी कुछ लिमिटेशन भी था। तो इसके लिमिटेशन को हम लोग कल पढ़ेंगे कि जो फ्रांस में वो शासन करता था तो कैसे जो है लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। इसी प्रभाव के कारण 1813 में वो क्या हुआ कि वाटरलू की लड़ाई में हार गया नेपोलियन, और फिर 1815 में एक संधि हुआ, वियना संधि के नाम से जाना जाता है, और नेपोलियन का पद समाप्त कर दिया गया।
तो इसके विषय में हम लोग जो है कल पढ़ेंगे कि वाटरलू की लड़ाई में जो है कैसे वो हारा और उसके पीछे कारण क्या था। ये सब प्रश्न का जो है हम लोग कल चर्चा करेंगे। देखिए हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ लेंगे और जो है समय के साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। कारण है कि देखो एक दिन में हम अगर उसको सब बता दें तो नहीं समझ पाएगा और नहीं याद हो पाएगा। वैसे आप लोग एक दो क्वेश्चन आप कंप्लीट करते चाहिएगा तो हो सकता है कि आप बढ़िया से नोट भी कर लेंगे और याद भी करते चलेंगे। अब जो आप लोग साइंस का किताब निकालिए उसको हम लोग पढ़ते हैं।